में हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये काम पूरे हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने उन कामों को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने, ये सरकार ने उन कामों को पूरा किया। सबसे पहले देखिए धारा 370 35A कितना बड़ा काम हुआ। आप देखिए 3 तलाक कितना बड़ा काम हुआ, करतारपुर कॉरिडोर कितना बड़ा काम हुआ, और फिर आइए 500 साल पुराना राम मंदिर वाला जो काम हुआ, वो कितना बड़ा काम हुआ राम मंदिर का बनने का, राम लला के। और उसके बाद और भी बड़ा काम एक और महिला आरक्षण, जो 35 साल से 35 से 40 साल से दूसरे लोग कहते थे महिला आरक्षण को जो हम लागू करेंगे, लेकिन लागू नहीं कर पाए और बना भी नहीं पाए कानून। अगर कानून बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए विधानसभा लोकसभा में करके, और हरियाणा सरकार ने पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पुराने मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले से ही पंचायतों में, जिला परिषद पंचायतों में 50% का महिलाओं का आरक्षण दे करके बहुत बड़ा काम पहले से किया। मैं इस मौके पर गुरु जी को सबके चरणों में जो है आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आप और हम सब जानते हैं कि मोदी जी ने जिस तरह से व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके देश को कितना आगे बढ़ाया, देश में ही और भारत में ही, और भारत को विदेशों में भी कितना आगे बढ़ाया, इस हम सब जानते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बताई जाए, आप लोग समझेंगे किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में भी अपना मान सम्मान, देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आज देखिए G20 सम्मेलन जब हुआ तो विदेशों के कम से कम 54 देशों के मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल हुए, कोई प्रधानमंत्री और किसी के राष्ट्रपति। आप देखें कि कभी आपने देखा कि किसी देश का मुखिया, किसी देश का हेड, किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के पांव छूता? ये तभी संभव है जब उसको इस बात का विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के नेता हैं। और आप देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति, आपने तब भी सुना होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में गए थे, एयरपोर्ट पर ही रोक करके उनकी तलाशी ली गई। आपको याद होगा प्रधानमंत्री की तलाशी, कितने हमारे देश का अपमान था। और आज अगर मोदी जी अमेरिका में जाते हैं तो आप सबको पता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे आता है। और उससे बड़ी बात, ये हकीकत है, ये हकीकत है, बाइडेन तो लेने आता है, बाइडेन की धर्मपत्नी उनसे पूछती है कि मोदी जी रात के खाने में क्या खाओगे, ये है मोदी प्रधानमंत्री, उसका सम्मान। तो छोटी बात नहीं, आपने देखा कि जो यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हुआ तो लगभग हमारे 3-4 हजार स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां हमारे देश के वहां फंसे हुए थे, तो उससे ज्यादा हुए। तो सभी माता पिता डर गए थे। आप ये बताओ, अभी सोच के देखो, अगर वो स्टूडेंट वहीं फंसे रहते तो क्या हालत, यूक्रेन में फंसे रहते तो सोचो। प्रधानमंत्री जी की सोच थी फौरन दोनों देशों के हेड से बात करके युद्ध को रुकवा। 4 दिन के लिए युद्ध रुका। जब ये बात आई तो कैसे पता लगे, क्योंकि और भी देशों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, तो ये कैसे पता लगेगा कि ये भारत के हैं। तो वो सजेशन दिया गया कि जिसके हाथ में तिरंगा होगा वो भारत का है। और उस तिरंगे की शान में आप देखो, उस तिरंगे की शान में हमारे देश के तो बच्चे आए, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बच्चे भी तिरंगा लेकर के वहां से निकल गए। ये है नरेंद्र मोदी। मोदी है तो उनके हैं। आप देखें
आपके कतर में नौसेना के हमारे ऑफिसर्स को फांसी की सजा हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी फांसी की सजा होने के बाद उनको वापस ले आए, सैनिक वापस लेके आए। ये नरेंद्र मोदी जी की एक ताकत है, एक उनका ऑरा है। इन चीजों को हमें समझना चाहिए। कहाँ आप देखे 2014 की बात सुने, कितना भ्रष्टाचार था, कितना भ्रष्टाचार था, घोटाले, सारे देश का पैसा इस तरह से उड़ा दिया था कि कुछ पता ही नहीं। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी उस समय। और आज आप देखें मोदी जी ने 10 साल में घोटालों पर तो कंट्रोल किया, भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लगभग भ्रष्टाचार खत्म है, किसी तरह का भी केंद्र में कोई भ्रष्टाचार नहीं। आज देखें देश 5वीं अर्थव्यवस्था पर है और मोदी जी का संकल्प है कि जल्दी से जल्दी देश 3री अर्थव्यवस्था होगा। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, 2047 का भारत। सोच के देखो कि 2047 का भारत हर फील्ड में आत्मनिर्भर होगा, विश्व गुरु होगा। और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक और चीज है, हमने बहुत सारी बातें रखी थी और काम भी खूब हुए। अब आप देखें रोहतक एक ऐसा सेंटर है, रोहतक एक ऐसा सेंटर है, प्रेस के भाई कई दफा पूछते रहते हैं कि भाई किस तरह से क्या है। ऑर्बिटल कॉरिडोर 5,600 करोड़ रुपए लगा करके, जैसे कुंडली मानेसर, पलवल कुंडली मानेसर कॉरिडोर बना हुआ है, ये जो आपका रोड कॉरिडोर बना हुआ है, इस तरह से रेल कॉरिडोर की पैदल स्थापना के लिए 5,600 करोड़ जो मानेसर से शुरू भी हुआ है। आप देख 152D कहीं से भी आपको जोड़ सकता है। आप रोहतक से चंडीगढ़ का रास्ता, पहले आप चंडीगढ़ जाते थे 5-5, 6-6 घंटे भी लगते थे, और लेकिन आज आप रोहतक से 2.5 घंटे में उस पर चढ़ने के बाद 2.5 घंटे में आप चंडीगढ़ जाते हैं। आप देखिए द्वारका एक्सप्रेस वे जो भागलपुर उतरेगा और सीधा आपको इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट जोड़ देगा और सीधा आपको अपने आप को बॉम्बे हाईवे पे टच कर देगा। ये मोदी जी का कमाल है, कोई छोटी बात नहीं है। और इसके साथ साथ पैरेलल आपका यमुना के किनारे से पैरेलल चल रहा है, आपका दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जिस पर हमारे जसोर केडी से हमारे भागलपुर से निकल करके वो सारा का सारा जाएगा। तो कितने काम मोदी जी कर रहे हैं। ये आप देखें रोहतक से महम 80 रेल लाइन सार को टच कर, ये कितना बड़ा काम है। ये कहते हैं अरे भाई इस काम में हमारा भी योगदान है। अरे भाई 2009-12, अरे तुम्हारा योगदान, तुमने कोई कागज पर कोई लिख दिया तो तुम ये समझते हो तुमने रेल लाइन बना दी। आप ये देखिए बनाने के लिए जमीन एक्वायर करनी पड़ती है, जो सबसे मुश्किल काम है। आज जमीन एक्वायर करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि किसानों के दिल और दिमाग में ये रहता है कि मैं अपनी जमीन को क्यों दूं, रहता है उनके दिमाग में। अच्छी बात है। और जमीन एक्वायर करने का, उसके बाद फाइनेंशियल बजट, उसके बाद DPR डिटेल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कुछ नहीं कागज पे कहीं कोरे कागज पर इधर उधर करके क्लिक लगा दिया होगा, उनको याद भी नहीं याद भी मोदी जी ने कराया। अगर याद होता, ये प्रेस के भाई नोट करे, तो याद होता तो 2014 से 19 तक क्या एक बार भी इस बात की आवाज उठाई कि भाई हमने रेल लाइन मंजूर की थी, भाई कब बनेगी? क्या एक बार भी जिक्र किया? बिल्कुल नहीं। अब जब ये बन के तैयार हो गई तो ट्रेन चली तो वाह भाई वाह, साथी हमारी ट्रेन में लटक रही है, हमने हमारी ट्रेन में लटक रही है, ये रेल लाइन हमने बनवाई। अरे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, जोर की राजनीति, अफवाहों की राजनीति, भय व्यक्त करने की राजनीति, भय का वातावरण बनाने की राजनीति। और एक और बात, ये तो दोस्तों गुरुजी, ये तो दोस्तों मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये पकड़ाई में नहीं आए थे। इन्होंने माहौल ऐसा बना रखा था, ये कहते थे रोहतक हमारा गढ़ है, सोनीपत हमारा गढ़ है। ये माहौल बनाया, एक ऐसा माहौल कि
जनता इनसे अलग कुछ सोचे ही ना। भाई जनता इनसे अलग कुछ सोचे ही ना। तो हमारा गढ़ है, हमारा गढ़ है। और गढ़ कैसा कि 2019 में जब हमारी टिकट की बातचीत हुई, मतलब जब पार्टी ने फैसला किया कि डॉक्टर अरविंद शर्मा को रोहतक से लड़ाएंगे, तो मेरे बहुत परम मित्र रोहतक के, मैं यहाँ पढ़ा हुआ, मैंने डेंटल कॉलेज में पढ़ाई की है, मेडिकल कॉलेज रोहतक में, मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ। तो यहाँ भी मेरे बहुत सारे साथी, कम से कम 5-6 साल में यहाँ रोहतक में सन 1980-81 से लेकर के 86-80 तक मैं यहाँ रहा हूँ। और बहुत गहराई से के गली को मैंने छाना है। और बिल्कुल आप देखेंगे मेरे जो पुराने साथी थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब रोहतक से ना लड़ो तो अच्छा कहीं और से लड़ो। अभी क्यों? पलक इनका गढ़ है, रोहतक में बात, मतलब आप देखो कितनी गहरी बात है। ऐसा माहौल इन्होंने बनाया हुआ था कि कोई भी रोहतक में इनके सामने न लड़े, और ये लड़े तो ये मतलब ऐसा माहौल था भाई वो जीतते ही। ऐसे उस माहौल को किसने तोड़ा? उस माहौल को तोड़ा रोहतक लोकसभा की 36 बिरादरी ने उस माहौल को तोड़ा। अब एक और देखो, हजरत वीर कादियान ने स्टेटमेंट दिया। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आपको पता होना चाहिए। रणबीर कादियान जी ने डेली में स्टेटमेंट दिया कि दोबारा से दीपेंद्र हुड्डा की रिकाउंटिंग अगर करवाते हो जाती, रिकाउंटिंग समझे ना, इलेक्शन के दौरान जो वोटों की गिनती दोबारा से अगर होती तो 6 घंटे लगते। 6 घंटों में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में इनके लोग, कहता है 6 घंटे में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हमारे लोग इतने आ जाते और मारकाट हो सकती थी, मारकाट हो सकती थी। अरे भाई ऐसा माहौल 5 साल के बाद आपको याद आ रहा है, 5 साल के बाद याद आ रहा है, और अब याद आ रहा है इलेक्शन के समय में। तुम कौन सा माहौल बनाना चाहते हो? तुम भय का वातावरण बनाना चाहते हो, लोगों को डराना चाहते हो कि भी लोग डरे कि मारकाट हो सकती है। आप लोगों का इस मारकाट से, इस आगजनी से पेट नहीं भरा है। आप लोगों ने, आप देखिएगा आरक्षण के समय आप लोगों का क्या व्यवहार था। आरक्षण के समय तो आप लोगों को दिखते रहे, कोविड के समय आप नजर नहीं आए, लेकिन आरक्षण के समय आप दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे कि कौन सा आग लगानी है, कौन से नहीं लगानी, ये था। आप साथ साथ आपका दिमाग, आपके लोग साथ साथ घूम रहे थे। आरक्षण के समय तो आप दिख रहे थे, लेकिन कोविड के समय आप कभी नजर नहीं आए। जब कोविड की महामारी थी तब शहर कितनी परेशानी में था, तब अगर नजर आए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारी सामाजिक संस्थाएं, रोहतक की हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारी बहनें नजर आई, हमारा नौजवान साथी नजर आया, और हमारा एक कार्यकर्ता नजर आए, और हमारा संत समाज नजर आया। उस समय मेरे लिए कहीं नहीं दिखे। आप और हमको समझना है, आज नेतृत्व मोदी जी का है, हरियाणा में नेतृत्व नायब सैनी जी का है। ये बात कान खोल करके सुन ले कि भाई दिमाग से निकाल देना, दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से जागरूक है, पूरी तरह इलेक्शन कमीशन जागरूक है। परिंदा को भी पर नहीं मारने देंगे। आप ये ध्यान रखना, बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव होगा, ईमानदारी से चुनाव होगा। और बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथियों, आपने फिर भी रोहतक में लोकसभा की छोटी शहर में